बहुत इंतजार किया आप लोगों ने, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर उत्तराखंड बोर्ड का सैंपल पेपर कब आएगा और कब आप उसका सॉल्यूशन बताएंगे और एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जहां पर पता चल जाए कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है और कैसे लिखना है। तो आपका इंतजार हुआ खत्म। उत्तराखंड बोर्ड ने दो पेपर रिलीज किए हैं, दो सेट तैयार किया है सैंपल पेपर का। पहले सेट का आंसर आधिकारिक वो भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का मैं आपको देने जा रहा हूं, एकदम हर एक चीज को डिटेल के साथ। आपको क्या करना है, डिटेल से आपको समझना है, लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को समझना है और सारे पेज इसका सारे आंसर का स्क्रीनशॉट रख लेना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कितना लिखना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे खास बात यह है कि ज्यादा लिखना नहीं होता है, आपको उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस 5 नंबर के होंगे, 3 क्वेश्चन, 3 और 3 6 क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको डिटेल में लिखना है। कितना डिटेल होगा वो भी मैंने दे रखा है, हालांकि मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में दे रखा है, थोड़ा सा आप कम लिखेंगे तो चलेगा। तो 1 बाय 1 हर एक चीज को समझाएंगे कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज को पता चलेगा। तो ध्यान में ये रखना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है अपने दोस्तों बीच में इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मार्च से पेपर है आप लोगों का, तो आपको पता होना चाहिए आखिर पेपर आता कैसे है। चलो ठीक है, पेपर तो आता है कैसे, आपने सैंपल पेपर डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन लिखा कैसे जाता है, इन सब चीजों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो, आज की इस क्लास, जहां पर हम उत्तराखंड बोर्ड के परफेक्ट सॉल्यूशन की तैयारी करेंगे। हालांकि मैं बताऊंगा अभी जो टॉपर्स रहे उत्तराखंड बोर्ड, उन्होंने इकोनॉमिक्स का पेपर किया है, उसके बारे में भी आपको वीडियो मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड में कॉपी कैसे लिखते हैं उसका भी वीडियो मिलेगा, हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट 1, ये हमारा क्या है, सेट 1 है, ठीक है। सेट 1 है उत्तराखंड बोर्ड का 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 80 और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे प्लस 15 मिनट्स अलग दिया जाता है, किसके लिए, रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। ये कोड है आपका 112। ध्यान में ये रखना है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 28 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 28 क्वेश्चन होंगे और 28 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट ये 1 नंबर का होता है, समझ में आ गया। ये 2 नंबर के होंगे, ये 3 नंबर के होंगे और ये 5 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 और 15 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1 में 4 होंगे, सॉरी 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में भी 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 3 क्वेश्चन और 19 से लेके 22 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ये आपके 2-2 नंबर वाले होंगे, सॉरी 1-1 नंबर वाले होंगे और इसके आपको 50 शब्दों में आंसर लिखना है। उसके अलावा 9 से 11 और 23 से 25 ये आपके 3 नंबर वाले होंगे, 70 शब्दों में आंसर लिखना है। 12 से 14 26 है, ये आपके जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका जो है एक केस स्टडी होगा जो 5 नंबर का होगा। ये है पैटर्न आपके क्वेश्चन पेपर का उत्तराखंड बोर्ड में। मतलब टोटल आपके 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, 10 एमसीक्यूज होंगे। 1 नंबर के आपको 3 और 3 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर वाले 3 और 3 आपको जो है 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 5-5 नंबर वाले 3 और 3 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इस हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बना है। ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं, 2 सेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पर, सेक्शन ए जो आपका जुड़ा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और सेक्शन बी जो है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न का होता है एमसीक्यू, और हर एक एमसीक्यू आपको 1 नंबर का मिलेगा, ठीक है। और इस एमसीक्यूज के अंदर में पहला एमसीक्यू दे रखा है असेंबली में, दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अर्थशास्त्र की संसाधन सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग अर्थशास्त्र का उद्देश्य है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको बताना इसमें कौन सा है कि ए और बी दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही तथा आर गलत है। ए का मतलब होता है अभिकथन और आर का मतलब होता है कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, दोनों ही सही है। अर्थशास्त्र में संसाधन सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया, यही अर्थशास्त्र बताता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, पहला वाला राइट। हालांकि मैंने आंसर भी दे रखे मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उपभोक्ता का संतुलन कब होता है। उपभोक्ता का संतुलन तब होता है
जब प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता सही वस्तुओं में समान हो। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा, मांग के नियम का सही मूल्यांकन कौन सा कथन करता है? मांग के मूल्य का सही मांग के नियम, देखिए मांग के नियम बताता है कि मूल्य और मांग में व्युत्क्रम संबंध होता है, यानी कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घट जाएगी, कीमत के घटने से वस्तु की मांग, तो उल्टा व्युत्क्रम मतलब उल्टा विपरीत संबंध होता है मांग और वस्तु की कीमत में। नेक्स्ट है, निम्न में से आपूर्ति का, आपूर्ति मतलब पूर्ति, सप्लाई का निर्धारक क्या है? उपभोक्ता की आय, उत्पादक तकनीक, उपभोक्ता की अभिरुचि, वस्तु की उपयोगिता। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो सप्लाई को प्रभावित करता है वो उत्पादन तकनीक करता है, बाकी ये तीनों जो है मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कैसी होती है? मूल्य निर्माता, मूल्य स्वीकार करने वाली, एकाधिकार रखने वाली या स्वयं मूल्य। ध्यान में रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म मूल्य स्वीकार करने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर बाजार वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाता है। ये है 5 एमसीक्यूज पहले क्वेश्चन में, 5 नंबर का। इसके बाद आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, जैसे यहां दे रखा है पहले खंड में, और सेम टू सेम डिक्टो खंड बॉबेमी होता है समष्टि अर्थशास्त्र का। तो क्वेश्चन क्या है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? 2 होते हैं कि मानव की इच्छाएं असीमित होती है और संसाधन सीमित होते हैं, इन्हीं दोनों के कारण जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। 1 नंबर का है तो 1, 2 या 3 लाइन में आंसर लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज्यादा फालतू में लिखना। मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स में उतना ही लिखो जितना पूछा गया है, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किस सिद्धांत पर होता है? सीमांत उपयोगिता का समानता सिद्धांत के आधार पर, जहां पर वस्तु की एमयू पर रूपी जो समान होता है। आपूर्ति किन 2 कारकों के बीच संबंध दर्शाता? आपूर्ति मतलब पूर्ति, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आपूर्ति जब भी है तो उसका मतलब पूर्ति है, सप्लाई, इसका मतलब सप्लाई, ठीक है। मूल्य एवं आपूर्ति की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और 2-2 नंबर वाले आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, सकारात्मक एवं मानक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है, तो अंतर जब हो जाए 2 नंबर में कम से कम 3 से 4, 2-2, 3 पॉइंट बता दीजिए। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सकारात्मक अर्थशास्त्र के और मानक अर्थशास्त्र। सकारात्मक बताता है क्या है और ये बताता है क्या होना चाहिए, इसमें कारण परिणाम का संबंध बताता है, यहाँ पर मूल निर्णय के बारे में बताया जाता है। जैसे उदाहरण, देश में बेरोजगारी दर बढ़ता है, यहाँ पर देश सरकार को बेरोजगारी कम करनी चाहिए, मतलब यहाँ पर सजेशन दिया जाता है, और यहाँ पर परिणाम वास्तविकता की तथ्यों की बात होती है। नंबर 2, सीमांत उत्पादन की परिभाषा लिखिए। सीमांत उत्पादन उनकी मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी, किसी परिवर्तनशील इनपुट जैसे श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त या फिर जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। ऐसे में हमेशा ध्यान में रखिएगा, फार्मूला जरूर लिख दीजिए इसका, MP इक्वल टू TPN माइनस 1, ठीक है। 2 नंबर मिल जाएगा इसमें, आप अपने साथ थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। मैंने कहा 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होते, 2 हो गया, 7वां और 8वां आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, घटते प्रतिफल का नियम आधुनिक उत्पादन प्रणाली में प्रासंगिक है, क्यों? संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। हाँ, आधुनिक उत्पादन प्रणाली भी यह नियम प्रासंगिक है, क्योंकि किसी स्थिर कारक जैसे मशीन भूमि के साथ परिवर्तन कारक बढ़ाते जाने पर एक चरण के बाद उत्पादन की वृद्धि दर में कमी होती है, क्योंकि हम हमेशा उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। और नंबर 2, आधुनिक तकनीक एवं स्वचालन के बावजूद उत्पादन इकाइयों में स्थिर संसाधनों की सीमितता के कारण जितना भी आप परिवर्तन साधनों में तकनीकों में वृद्धि करेंगे, एक समय के बाद उत्पादन में कमी आएगी। क्यों? देखिए ऐसा होता है ना, उत्पादन किसी एक चीज से नहीं होता है। उत्पादन में स्थिर कारक मतलब स्थिर संसाधन जैसे मशीन है, लैंड है, ये सब लगा रहता है, और परिवर्तन संसाधन जैसे श्रमिक हो गया, कच्चा माल, दोनों के मिलने से होता है। अब स्थिर साधनों को तो हमेशा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम परिवर्तन साधनों में परिवर्तन करते रहते, तो एक लिमिट है कि हम परिवर्तन साधनों को परिवर्तित करते करते उत्पादन बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जब स्थिर साधन लिमिट हो जाता है ना, तब बढ़ने की जगह वो घटना शुरू हो जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता मूल्य नियंत्रण क्यों नहीं कर सकता? विश्लेषण कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता मूल्य नियंत्रण नहीं कर सकता, क्यों?
क्योंकि बाजार में उसके जैसे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हो मौजूद होते हैं। प्रत्येक विक्रेता का उत्पादन कुल बाजार उत्पादन की तुलना में बहुत ही छोटा होता है और सभी विक्रेता एक समान एक जैसे वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचते हैं। तो ऐसे में यदि एक विक्रेता मूल्य बढ़ाने की कोशिश करता है तो अन्य विक्रेता उसके तुरंत अन्य विक्रेता से खरीद लेगा, वो नहीं खरीद पाएगा। परिणाम स्वरूप विक्रेता बाजार मूल्य स्वीकार करता है, वो वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता और वो बस बाजार से बाहर चला जाता है। फिर है क्वेश्चन 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपभोक्ता की आय घटने से वस्तु एक्स की मांग घट जाती है, मांग के निर्धारकों के संबंध में स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उपभोक्ता की मांग भी बढ़ती चली जाएगी। उपभोक्ता की आय के घटने से वस्तु की मांग भी घटती चली जाएगी, यानी कि उपभोक्ता की आय में और मांग की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। बस आपको इसी को डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चले जाना है, जैसे कि यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा वास्तविक जीवन का उदाहरण तैयार कीजिए जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उसका स्थानापन्न चुन लेता है। एग्जाम्पल देते हुए बताना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये बताइए मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग घटती चली जाती है। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वो अपने प्रतिस्थापित वस्तुओं की तुलना में महंगी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाय और कॉफी की बात करते हैं। अगर हम चाय पीते हैं तो अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो हम कॉफी पीने लग जाएंगे, या फिर दूसरे आइटम में। मतलब साफ है, प्रतिस्थापन वस्तु मतलब ऐसी वस्तु होती है जिसके स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमेशा एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होता है तो हम घर में अपनी गाड़ी छोड़ के बस और मेट्रो का उपयोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको चीजों को इसके साथ लिखना है, डिटेल के एग्जाम्पल के साथ। तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होते हैं एक सेक्शन में, 3 नंबर वाले। घटते सीमांत प्रतिफल का नियम को संक्षेप में लिखिए तथा यह किस उत्पादन अवस्था में लागू होता है। घटते सीमांत प्रतिफल का नियम, तो घटते सीमांत प्रतिफल का नियम का मतलब होता है जब उत्पादन की मात्रा में कमी होती है संसाधनों की मात्रा को बढ़ाने से। तो जब किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक जैसे श्रम को बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में ये बढ़ता है, फिर कुछ समय के बाद ये घटता है और सीमांत उत्पादन में कमी होने लगती है। इसी कारण से इसको घटती सीमांत प्रतिफल का नियम या घटते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। ये दूसरे चरण में लागू होता है, मतलब जब हम डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा सीमांत उत्पादन और यहाँ पर हमारा कुल उत्पादन पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है, और फिर ये टीपी हो गया और ये एमपी हो गया। देखिए जैसे ही हमारा, ठीक है, ये सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में हमारा जो कुल उत्पादन है स्थिर हो जाता है क्योंकि सीमांत उत्पादन में हमें कमी आने लगती है। तो जब भी क्वेश्चन को बताएं तो डायग्राम जरूर दे इस तरह से, कुल उत्पादन बढ़ रहा होता है पर घटती दर से, और सीमांत उत्पादन घटता हुआ रहता है लेकिन धनात्मक रहता है, क्योंकि ये 0 है यहाँ तक, ये धनात्मक है। ठीक है, ये घटता तो है लेकिन धनात्मक रहता है। इसी अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीमांत उत्पादन है, जैसे हमारा उत्पादन हो गया Q 1 2 3 4 और ये हो गया टीपी, और यहाँ लिखेंगे हम एमपी। टीपी मान लीजिए आपका 40 हो गया, यहाँ 70 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, बढ़ तो रहा है लेकिन सीमांत उत्पादन देखिए 40 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ पर सीमांत उत्पादन में कमी हो रही है। इसी कमी होने को घटती सीमांत जो है प्रतिफल के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, डायग्राम टेबल और इसके बारे में देखिए, ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं लिखा हुआ, कम लिखा हुआ, लेकिन आपको दिखाना ऐसे है कि बहुत ज्यादा लिखा है आपने। उसके बाद बारी है 5 नंबर में। 5 नंबर के क्वेश्चन को आप थोड़ा डिटेल से बढ़ा चढ़ा के लिखिए। डायग्राम का जितना अच्छा यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल का जितना अच्छा यूज कर सकते हैं, टेबल का जितना अच्छा यूज कर सकते हैं आप करिए। ऐसे में पेज ही बढ़ेगा, दिखने में अच्छा भी लगता है और सामने वाला एग्जामिनर को लगेगा नहीं आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आपने डायग्राम वगैरह का यूज किया है। तो ध्यान में ये रखना है इस चीज को। तो यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन है, और दूसरी बात यह है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं।
मतलब यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। हालांकि मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देने की कोशिश किया जो सैंपल पेपर में है। आपको जो अच्छा लगता है वही आंसर देना है एग्जामिनेशन में, आपको सारे आंसर नहीं लिखने हैं, आपको दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है। फिलहाल मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे कीजिए, ये पूरा आंसर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर पूरा फिट कर दिया एक ही स्क्रीन पे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा लंबा भी है। अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक तो ये है और दूसरा मिलेगा अथवा में। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपको। अब बाद में देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में वस्तु x की मांग का सारणिक रूप दिया गया है। ये क्वेश्चन है, वस्तु x की मांग, ये वस्तु की कीमत है और वस्तु की मांग की मात्रा है, और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया? पहला क्वेश्चन, इस सारणी के आधार पर वस्तु x की मांग वक्र बनाइए। इस सारणी के आधार पर मांग वक्र बनाना है, तो मांग वक्र बनाने के लिए मैंने यहां पर यूज कर लिया ये, यहां है वस्तु की कीमत और यहां लिखेंगे हम मांग की मात्रा। ठीक है, कीमत हमारा 5 की डिफरेंस में है, तो यहाँ पर 5 बना लीजिए, 5, 10, 15, 20 और कहां तक हो गया 25 तक। स्केल से बनाएंगे तो हमेशा अच्छा डायग्राम बनता है। मांग की इकाई 2 में है, तो यहाँ पर 2 फिर बना लीजिए। ये हो गया 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 10। ठीक है, x और इसको लिखेंगे हम y, राइट। अब जब डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल होता है। क्या बनाएंगे? वस्तु की कीमत कितना है 5, मांग की इकाई कितना है 10, यानी कि ये हो गया 5 यहां से और ये हो गया 10, पहला पॉइंट। फिर हो गया 10 और 8 दूसरा पॉइंट, ये हो गया 6 और 15, आपस में कोऑर्डिनेट बनाते चलिए इस तरह से 20, और आराम से डायग्राम बनता हुआ चला जाएगा। अब क्या करना है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स बने हैं सारे कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। सारे कोऑर्डिनेट्स को आपस में जोड़ देंगे, या जोड़ने से कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इससे। ये है आपका मांग वक्र। ठीक है, क्लियर। ये हो गया पहले का आंसर। इतना करने के आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। 10 से 15 मूल्य परिवर्तन के बीच मांग की लोच की गणना कीजिए। 10 से 15, ये हो गया 10 से 15, वस्तु के मूल्य में 5 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये हो गया 8 से 6, यहाँ पर 2 यूनिट की कमी हो गई। वस्तु की लोच की गणना करना है, तो लोच की गणना करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला AD इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। सबसे पहले तो डेल्टा क्यू, वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, ये 8 से 6 हो गया, यानी कि 6 माइनस 8, और पुरानी कितना है 8। भाई सेम डेल्टा पी कितना हो गया, 10 से हुआ 15, 15 माइनस 10 यानी कि 5, और ये हो गया पुरानी कीमत होगी 10। इसको उठा के यहाँ रख दो, डेल्टा क्यू यानी कि -2। देखिए मांग की लोच हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक में वृद्धि होगी दूसरे में कमी होती है। अब साइन लगाए या ना लगाए ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नेगेटिव ही होता है। मल्टीप्लाई बाय पी कितना है 10 और 5, कैसे होगा 5 2 10, 2 1 2, 2 4 8, ये हो गया 4 पंजे 20 यानी कि 0.5। ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? लोच क्या है? इकाई से कम है, लिख दीजिए लोच इकाई से कम है, सापेक्षता बेलोचदार लोच। अब कह रहे हैं प्राप्त परिणामों की व्याख्या कीजिए। प्राप्त परिणाम के आधार ये कह सकते हैं कि वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में कम है। तुलना में क्या है? कम है। अब इतना लिख देंगे। ठीक है, अब ये पूरा आपका 5 नंबर का होगा। 1 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर आपको मिल गया इतना करने के। ये ऑप्शनल था, दोनों में से कोई एक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की परिभाषा दीजिए, तो इन दोनों के संबंध की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले सीमांत उत्पाद क्या है वो बता दीजिए,
फिर औसत उत्पाद क्या है उसके बारे में बता दीजिए, दोनों के एक एक लाइन में डेफिनेशन, उसका जो है टेबल बता, उसका जो है फार्मूला बताइए, बता दिया। जैसे इसके बारे में है तो इसके बाद इन दोनों के बीच स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। ठीक है, अब उसके बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है। संबंध ये है कि जब एमपी बराबर होता है तो एपी अधिकतम होता है। फिर ग्राफीय संबंध बताना पड़ा है एमपी और एपी के बीच में। एम अब इसके संबंध को आप डायग्राम वे में शुरू करिए, डायग्राम जरूर बनाइएगा कि जब एमपी होता है कुछ इस तरह से ऊपर जाके नीचे बढ़ता है, और एपी हमेशा जो है इस तरह से ऊपर जाके नीचे जाता तो है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होता। ये हो गया एपी और ये हो गया एमपी। बाकी क्या लिखना है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। आपके यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, ये 3 है, पॉइंट नंबर ये 4 है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट तो जरूर लिखना है आपको यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति इकाई है, तो आपसे ये कहा गया है कि लागत के आधार पर सारणी दी गई है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखना है। 3 क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पूछा गया है कुल आय और लाभ की गणना कीजिए। पहला, अब हमारे पास उत्पादन की प्रति इकाई कीमत है, कुल लागत है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कुल आय की गणना करो। तो टेबल को थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ पर कुल आय निकाल लो, और कुल आय का फार्मूला होता है वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई बाई वस्तु की बिक्री की मात्रा। ठीक है, और साथ ही साथ हमसे लाभ निकालने के लिए कहा गया, और लाभ बराबर होता है दैट इज कुल आय यानी कि टीआर माइनस टीसी। तो ये हो गया हमारा टीआर और ये हो गया टीसी। खैर आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करेंगे। वस्तु की इकाई दे रखा है, यहाँ पर वस्तु की कीमत लिख लो। कीमत प्रति इकाई 40 है, हर यूनिट पर 40 है, ये 40 40 40। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आय आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, पहले पे ये 0 हो जाएगा, दूसरे पे हो गया 40 से कम 40। ठीक है, फिर हो जाएगा 40 दूनी 80, 120, 160, 200 से चक 24, 240। ये हो गया कुल आय। एक इस पर आ गया। अब लाभ, लाभ बराबर होता है आय माइनस लागत। तो 0 में से 40 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 40। 40 माइनस 55 यानी कि माइनस का 15। 80 माइनस 70 यानी कि 10। 120 90 यानी कि 30। 160 130 20 यानी कि 40। 200 160 यानी कि 40, और यहाँ हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। लाभ अधिकतम उत्पादन स्तर का निर्धारण कीजिए। तो लाभ अधिकतम स्तर का कहां पर है, उत्पादन इकाई कहां पर सबसे अधिक लाभ हो रहा है, 5 पर, क्योंकि इसके बाद लाभ में कमी हो रही है। उत्पादन इकाई 5 पर क्या है, अधिकतम लाभ है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। और आपसे कहा गया अपने उत्तर को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र बनाएंगे यानी कि डायग्राम तैयार करेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा डायग्राम। यहाँ पर जो भी आपने बनाया है उसको सिंपल सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दीजिए। तो अपने उत्तर को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने के लिए आपको कुल आय और कुल लागत दोनों को बनाना होगा। तो जब हम कुल लागत को बनाते हैं तो 40 55 70 220 तो जा रहा है, तो 40 मान लीजिए यहां से है। ठीक है, ये है आपका लागत तथा आगम, और यहां पर है उत्पादन की इकाई 0। कितना से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर, और लागत हमारा इस तरह से बढ़ रहा है धीरे धीरे। लागत हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है इस तरह से, ये टीसी। लेकिन जो लाभ आय है, आय की बढ़ने की दर देखिए 40 80 40 जगह बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारा आगम है 0 से बढ़ता हुआ कुछ इस तरह सीधा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यहाँ पर टीआर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डायग्राम आपको तैयार करना था, तो डायग्राम को स्केल के साथ बढ़िया से तैयार करेंगे और अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है ऑप्शनल, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का आलेख सहित, आलेख मतलब डायग्राम के साथ। फिलहाल एक ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर हो, उसी बिंदु पर हमारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करके लिखना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या तैयार करना है, डायग्राम तैयार करना है। ये हो जाएगा मांग वक्र,
और यहाँ हो जाएगा आपका पूर्ति वक्र। दोनों ही जिस बिंदु पर आपस में बराबर हो रहे हैं, यहाँ पर होता है वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। तो ऐसे में ये हो जाएगा संतुलन मांग और ये हो गया संतुलन वस्तु की कीमत। अब इन दोनों को जो भी डायग्राम बनाए उस डायग्राम को क्या करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंड ब, खंड ब मतलब समष्टि अर्थशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है जो अब तक पढ़ा है हमने। 5 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में एमसीक्यूज के, जैसे पहला राष्ट्रीय आय के आंकड़े तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन करना। बैंक द्वारा सृजित ऋण का क्या अर्थ होता है। बैंक द्वारा सृजित ऋण का अर्थ होता है कि उधार देकर जमा का सृजन किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही, कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर किसके द्वारा निर्धारित होता है। कीन्स के अनुसार रोजगार का निर्धारण वहां होता है जहां पर वस्तु की मांग और कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो, लेकिन उनके अनुसार यहाँ पर सामूहिक मांग यानी कि समष्टि मांग का अधिक महत्व होता है। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC 0.8 हो तो बताओ गुणक का मान क्या होता है, K क्या होगा। तो ऐसे में यहाँ पर फॉर्मूला होता है K = 1/1 माइनस MPC दे रखा है, तो फार्मूले में अप्लाई करिए 1 - 0.8, तो ये हो गया 1/0.2, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो ये हो गया 2 5 10, कितना आ गया 5। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है 5वां वाला। पहला है चालू खाते में वस्तु और सेवाओं के व्यापार शामिल होता है। बिल्कुल सही है, चालू खाते में शामिल होता है, लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है चालू खाते में केवल पूंजी खाते लेन देन दर्ज होते हैं, ये गलत है, क्योंकि चालू खाते में पूंजीगत लेन देन शामिल नहीं होते हैं। तो अपना आंसर होगा ए सही और आर गलत है। एमसीक्यूज कंप्लीट होगा। अब 3 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर वाले, जिसमें आपको नाम आंसर बताना है 1 या 2 लाइन में। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को ही क्यों शामिल किया जाता है। क्योंकि अगर मध्यवर्ती वस्तुओं को गिन लिया जाए तो दोहरे गणने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना हद से ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए केवल और केवल अंतिम वस्तु की गणना की जाती है। प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं। प्रभावी मांग एक ऐसे बिंदु है जहां पर खरीदने की शक्ति और खर्च करने की इच्छा दोनों को शामिल होते हैं। यूं कहें एक ऐसा बिंदु जहां पर किसी भी अर्थव्यवस्था का सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है, उस बिंदु को प्रभावी मांग का बिंदु कहा जाता है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं। संतुलित बजट एक ऐसा बजट है जहां पर सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। 1 नंबर का है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर ही मिलेगा, तो उतना ही लिखिए जितने का मार्क्स। अब 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर भी। केंद्रीय बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR में परिवर्तन करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। CRR नकद कुछ अनुपात को अगर बढ़ाया जाए तो उधार देने के लिए कम राशि बचती है, ऋण का वितरण घटता है, मुद्रा पूर्ति कम हो जाएगी और महंगाई को नियंत्रण किया जाता है। वहीं पर CRR को घटाने पर ऋण वितरण की मुद्रा पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, और निवेश और रोजगार में वृद्धि होती है और इससे मंदी की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यदि उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो आय संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उपयुक्त उदाहरण के साथ, मतलब आपको एग्जांपल भी देना है, चाहे न्यूमेरिकल एग्जांपल तो जैसा भी हो। अगर MPC बढ़ जाए इसका मतलब होता है लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सीधा मतलब होता है कि आय के तुलना में लोगों का व्यय बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में गुणक बढ़ जाता है और गुणक बढ़ने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल MPC 0.8 है, 5 हो गया, MPC 0.9 10 हो गया। ऐसे में निवेश जितनी अधिक वृद्धि होती है उतना ही अधिक जो है आय में वृद्धि होती है। ऐसी एक नीति का सुझाव दीजिए जो रोजगार स्तर को बढ़ाने में सहायक तो हो और अपने उत्तर को उचित ठहराना भी है। ठीक है, एक ऐसी नीति का सुझाव दीजिए जो रोजगार स्तर बढ़ाने में सहायक हो। ध्यान रखिएगा, जब सरकार सार्वजनिक व्यय की नीति को अपनाती है, सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है देश के विकास के लिए विकासात्मक कार्य शुरू किए जा रहे हैं, जैसे सड़क का निर्माण, पुल निर्माण, सिंचाई परियोजना आदि। इससे निवेश बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है और इससे नई नौकरियां उत्पन्न होती है, मतलब रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन में घाटे को कम करने के 2 उपाय लिखिए। भुगतान संतुलन का जो घाटा होता है कम करना है, इसके लिए निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा, आयात में कमी करनी पड़ेगी और विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुदृढ़ करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी विनिमय की विदेशी मुद्रा हमारे देश में आकर्षित हो।
अब 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3-3 नंबर वाले, जिसके आंसर आपको लगभग आधे पेज या फिर 8 से 10 लाइन में देना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, राष्ट्रीय आय के निर्धारण में सम्मिलित 3 मुख्य आर्थिक क्रियाओं को उल्लेख कीजिए। जब राष्ट्रीय आय के निर्धारण की बात करते हैं, 3 आर्थिक क्रिया कौन कौन से हैं? उत्पादन, उपभोग और निवेश। इन तीनों के बारे में आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने जल्द हर एक क्वेश्चन का मैंने कहा स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, मैं अलग से वीडियो बना के या बने वीडियो को मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगा। मुद्रा की अधिक आपूर्ति से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में मांग बढ़ जाती है, सामूहिक मांग, और सामूहिक मांग बढ़ने से जो है ना, देश में महंगाई की स्थिति आ जाती है। जैसे महंगाई का बढ़ना, क्रय शक्ति में कमी होना, बचत और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, यदि किसी देश में निर्यात घटे और आयात बढ़ जाए तो इस स्थिति में भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात का घटना और आयात का बढ़ने का सीधा मतलब होता है भुगतान संतुलन नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। चालू खाते में घाटा बढ़ जाएगा, भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाएगा और विदेशी मुद्रा के भंडार पर दबाव पड़ेगा। यानी कि ये भंडार हमारा क्या होने लगा, क्योंकि आयात कर रहे हैं तो भुगतान करना पड़ेगा। हर चीज को आपको देखिए, मैंने ज्यादा नहीं लिखा है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, इसलिए बड़ा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ये भी 3 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। 26, 27, 28 वाला पैराग्राफ बेस्ड होता है, केस बेस्ड। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। चलो ठीक है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख दी आपने एक लाइन में। राष्ट्रीय आय के प्रमुख अवयवों की पहचान कीजिए। राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है? राष्ट्रीय आय के प्रमुख अवयव हो गए जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, चारों। इसके साथ आप निश्चित आय भी लिख सकते हैं। अवयव कुछ भी हो सकता है जो राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। और बताइए कि देश की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और ये देश की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित, आपको एक्सप्लेन करना है इन तीनों के बारे में जो भी आपने लिखा है, ठीक है। ये किस प्रकार, देखिए ये अवयव किसी कैसे प्रभावित करते हैं उनके बारे में लिख दिया। तो इन 5 अवयव है, पांचों के बारे में थोड़ा डिटेल से लिख दिया, कंप्लीट हो गया आपका 5 नंबर का आंसर, ठीक है। तो ज्यादा लिखना नहीं है, बस शो करना है कि हम ज्यादा लिख रहे हैं। घरेलू उत्पाद और राष्ट्र ऑप्शन था, पहला हो गया, ये दूसरा वाला है इसका, दोनों में से कोई एक करना था। घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गया घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। कितने पॉइंट लिख दिए हमने? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन है। 5 ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन 5 जो लिखे ना छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा आइटम नहीं है। इसके विभिन्न घटकों को समझाइए तथा उदाहरण से समझाइए कि राष्ट्रीय आय के आकलन में इनका क्या महत्व है। 3 क्वेश्चन है एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके घटक, घरेलू उत्पाद के प्रमुख घटक हो गए सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ठीक है। और क्या बताना है इसमें? जीडीपी में क्या शामिल होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें क्या शामिल होता है? राष्ट्रीय उत्पाद में 2 आइटम और है, ये हो गया। अब कहा गया इनके महत्व, राष्ट्रीय आय के आकलन में इनका महत्व, आर्थिक गतिविधि के सही मापन होता है। महत्व को थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे तब भी चलेगा, और मैंने देखिए यहाँ पर महत्व को डिटेल से बताया हुआ है। अब इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि महत्व क्या होता है, क्योंकि तुरंत ढूंढने से आपको कहीं मिल नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मैंने बड़ा ढूंढ के सर्च करके इसको लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो उस हिसाब से आप इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है? अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, आपको पीडीएफ चाहिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है? theeconomicsguru.com पर विजिट करना है। कहाँ विजिट करना है? theeconomicsguru.com। किस तरह से मैं अभी बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। केन्स की प्रभावी मांग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये अर्थव्यवस्था के उत्पादन रोजगार स्तर के निर्धारण किस प्रकार से करती है? उदाहरण, केन्स की रोजगार प्रभावी मांग की अवधारणा। सबसे पहली बात तो है केन्स की प्रभावी मांग की अवधारणा के बारे में बताइए, ये होता क्या है उसके बारे में बताने, और इसके अंतर्गत जो घटक होते हैं उन घटक को बताइए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया प्रभावी मांग, एक ऐसा मांग जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है। अब सामूहिक मांग क्या है वो बता दीजिए, सामूहिक पूर्ति क्या है ये बता दीजिए, उदाहरण के साथ बता दिया। और सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के द्वारा किस प्रकार से प्रभावी मांग का निर्धारण होता है, एक ऐसा बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सामूहिक पूर्ति AS, और यहाँ हो गया सामूहिक मांग AD। जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होता है ये होता है आपका पूर्ण रोजगार स्तर, ये हो गया पूर्ण रोजगार स्तर, ठीक है। Y ये हो गया 0। तो ये डायग्राम बनाना है,
अब बाद में इसकी एग्जाम्पल देना दे दीजिए, नहीं देना नहीं देना, इतना काफी हो गया आपके 5 नंबर के हिसाब से। इसी का दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शनल, समष्टि मांग और समष्टि आपूर्ति के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो समष्टि मांग क्या है वो बताइए, डिटेल से बताना थोड़ा सा। एग्जाम डेफिनेशन लिखिए, इसके अवयव घटक लिख दीजिए। सामूहिक पूर्ति उसके बारे में बता दीजिए, सामूहिक पूर्ति क्या है उसके घटक बता दीजिए। और इन दोनों के द्वारा जो है संतुलन स्तरगन कैसे होता है वो होता है, जैसे कि हमने बताया, यह है सामूहिक पूर्ति, यह है सामूहिक मांग, और जहां पर दोनों आपस में बराबर होंगे वही होगा आपका संतुलन स्तरगन धारण, यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर। ठीक है, ये डिटेल से हमने बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप हर एक चीज को एग्जांपल देखिए मैंने बताया हुआ है, आप इतना नहीं कर सकते, मैंने डिटेल से बता रखा ताकि कुछ छूटे ना। फिलहाल आप जितना बता सकते हैं, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट प्रकरण, मतलब केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। केस दे रखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। उपरोक्त स्थिति में किस प्रकार का बजट दर्शाया गया है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये घाटे का बजट है, 1 नंबर। राजस्व व्यय में वृद्धि होने से सरकार की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राजस्व व्यय वृद्धि होने से राजकोषीय घाटा बढ़ता है और अतिरिक्त ऋण लेने का भार बढ़ जाता है, 2 नंबर। दीर्घकाल में इस नीति के क्या अतिरिक्त परिणाम हो सकते हैं, दीर्घकाल में निवेश और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि अतिरिक्त व्यय कर रहे हैं, किंतु कर भार और ऋण बोझ बढ़ सकता है और देश में मिश्रित असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सैंपल पेपर का कंप्लीट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउटफुल लगाओ, किसी क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए हैं तो रिवाइंड करके देख लीजिए, तब भी नहीं होता मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि ये सैंपल पेपर मिलेगा कहाँ से। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर जाना है तो आपको क्या करना है, www.theeconomicsguru.com पे जाना है। जैसे ही वहां जाएंगे तो आपको जो 3 डॉट मिलेगा वहां पर क्लिक करना है, वहां क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आ जाएगा, देखिएगा अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड आ जाएगा। स्टेट बोर्ड आते ही वहां पर आपको मिलेगा यूके बोर्ड, इस तरह से यूके बोर्ड की क्लिक करेंगे तो सामने आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा। सैंपल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला सॉल्व सैंपल पेपर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन शेयर करिएगा पहले जरूर से, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक शेयर तो बनता है। थैंक यू एंड बाय।